चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ने वाले हैं राज्यों का पुनर्गठन। तो जैसे हमने बात किए थे आज़ादी के बाद भारत, अर्थात हमारा जो भारत का नक्शा था वो किस प्रकार था वो हमने देखे थे। और अभी वर्तमान में जो आपको नक्शा दिख रहा है वो किस प्रकार है। तो इस स्थिति तक पहुंचने के लिए हमको किन किन स्टेप से होकर गुजरना पड़ा वो सारी चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। मतलब कौन कौन से राज्य जो है हमारे उनका निर्माण हुआ है भाषाई आधार पर, और अलग अलग प्रकार से जो है राज्यों का निर्माण किया गया है। अभी वर्तमान में भी हमको बहुत सारे राज्यों की मांग है, अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे विस्तार से जानने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं राज्यों का पुनर्गठन। और अभी वर्तमान में हम एक चीज़ बात कर लेते हैं। जैसे अभी वर्तमान की बात करें तो टोटल आपको 28 राज्य देखने को मिलेंगे। 28 राज्य यहाँ पे देखने को मिलेंगे भारत के अंतर्गत। इसके अलावा आपको जो है जो 8 यूनियन टेरिटरी अर्थात केंद्र शासित प्रदेश देखने को मिलेंगे। तो हम इन सभी चीज़ों के बारे में भी आगे बात करेंगे। तो यहाँ अगर बात करें हम राज्य के पुनर्गठन के अंतर्गत, तो राज्यों के पुनर्गठन के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार की चीज़ें पढ़ेंगे। जैसे कि भाषाई आधार पर जो है राज्यों का गठन, उसके अंतर्गत देखेंगे। उसके बाद हम आंध्र प्रदेश का मामला, जो कि प्रथम भाषाई आधार पर राज्य बना था। इसके अलावा हम देखेंगे राज्य पुनर्गठन समिति के बारे में, फिर पुनर्गठन के जो है विशिष्ट मामले। इसके अलावा राज्यों के वर्तमान में जो है एक प्रकार से अभी थोड़े ही दिन पहले जो पुनर्गठन हुआ उसके बारे में देखेंगे। और अभी वर्तमान में राज्यों की जो मांगे है, जो कि अभी राज्य निर्माण नहीं किया गया है, तो परंतु मांगे की जा रही कि अलग से उनका राज्य निर्माण किया जाए अलग अलग प्रकार से, क्षेत्रवाद के आधार पर या फिर भाषाई आधार पर। तो यहाँ संस्कृति के आधार पर या राज्यों के पुनर्गठन की या राज्यों की मांग की जा रही है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे विस्तार से। और इसी के साथ में हम एक और चीज़ जानेंगे, जो है मध्य प्रदेश का गठन, जो कि हमारे एमपीपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वो आपको जो है 5 नंबर या फिर वो 11 नंबर में भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं भाषाई राज्यों का गठन। तो जैसे भारत की अगर बात करें तो भारत जो है अनेक भाषाओं की भूमि है। ऊपर से यानी कि उत्तर से लेकर अगर दक्षिण तक अगर घूमते घूमते चले जाएं तो हमको विभिन्न प्रकार की भाषाओं में परिवर्तन देखने को मिलेगा। इस प्रकार अगर देखें तो भारत जो है अनेक भाषाओं की भूमि हम बोल सकते हैं। प्रत्येक भाषा की जो है विशिष्ट एक लिपि होती है, व्याकरण होती है, शब्दावली होती है, साहित्यिक परंपरा है। वर्ष 1917 की अगर बात कर लेते हैं तो वर्ष 1917 में क्या हुआ था। 1917 में भारत में भाषाई प्रांतों के आधार पर एक संगठनात्मक संरचना के निर्माण का आरंभ किया गया था। तो आरंभ हम बोल सकते हैं 1917 में इसका आरंभ हो सकता है। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की जो संरचना है उसका आरंभ हमको 1917 में देखने को मिलता है। फिर हम देखें 1920 की अगर बात करें तो 1920 में हमको जो कांग्रेस है, कांग्रेस का एक नागपुर अधिवेशन हुआ था। नागपुर अधिवेशन हुआ था, उसके अंतर्गत अगर देखें तो उसके बाद में भाषाई क्षेत्र के आधार पर प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के निर्माण के साथ तो इस सिद्धांत का विस्तार किया गया था। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक कांग्रेस कमेटी का निर्माण किया गया था 1920 का नागपुर का अधिवेशन उसके बाद। ठीक है, प्रांतीय आधार पर। तो इस सिद्धांत का विस्तार हम देख सकते हैं। पहले शुरुआत तो हमको 1917 में देखने को मिलती है, परंतु विस्तार होना कहाँ शुरू हो जाता है 1920 के नागपुर अधिवेशन के पश्चात। औपचारिक रूप यहाँ प्रदान किया गया इस सिद्धांत को 1920 के बाद। और कांग्रेस के भाषाई पुनर्गठन को जो है लोकमान्य तिलक और महात्मा गांधी तथा जो अन्य नेता थे उन्होंने काफ़ी प्रोत्साहन और समर्थन प्रदान किया। साथ ही हम देख सकते हैं धर्म की अगर बात करें तो धर्म के आधार पर विभाजन की कड़वी जो स्मृतियाँ थी, यानी कि धर्म के आधार पर जो विभाजन हुआ था उसकी अगर मतलब एक प्रकार से पुरानी चीज़ों को अगर याद किया जाता है तो उसके कारण तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे नेहरू, यानी कि जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने भाषा के आधार पर देश के विभाजन को लेकर एक प्रकार से उनके मन में चिंता थी। क्योंकि हम देख सकते हैं इसके जस्ट पहले जो था जो भारत था, ठीक है, भारत और एक पाकिस्तान, ये दोनों जो है किसके आधार पर अलग विभाजन हुआ था इनका, धर्म के आधार पर। तो मतलब इस प्रकार अगर देखें तो नेहरू जी का मानना था कि धर्म के आधार पर जिस प्रकार यहाँ विभाजन हुआ है और काफ़ी हिंसा, काफ़ी विद्रोह और बहुत सारे दंगे देखने को मिले थे, सांप्रदायिक हिंसा, तो उसी प्रकार अगर भाषा के आधार पर भी अगर राज्य का गठन किया जाता है तो नेहरू जी के मन में चिंता थी कि इसी प्रकार की अगर स्थिति आती है तो बहुत ही मतलब जो है कठिन परिस्थितियों का सामना फिर से करना पड़ेगा भारत को। तो इस प्रकार से उनके आशंका थी उनके मन में विभाजन को लेकर, नेहरू जी के मन में। तो भाषाई पहचान के आधार पर पृथक राज्यों की मांग एक प्रकार से तीव्र हो गई इसके पश्चात। जैसे कि हम देखें तो जो केरल है, संयुक्त महाराष्ट्र है और विशाल जो आंध्र प्रदेश है, उसके लिए आंदोलन होने लगे।
अलग अलग प्रकार से, यानी केरल में भी आंदोलन हमको देखने को मिल सकते हैं उसी समय, संयुक्त महाराष्ट्र में देखने को मिल सकते हैं और आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और यहीं पे हम देखें 1948 की अगर बात करते हैं तो 1948 में संविधान सभा ने विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, आंध्र हम बोल सकते हैं उस समय, कर्नाटक, केरल और जो महाराष्ट्र है उसके मामले में भाषाई प्रांतों की वांछनीयता की जांच करने के लिए एक भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया गया, जिसका नाम था धर आयोग। ठीक है, एस के धर की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था और इसका नाम था भाषाई प्रांत आयोग। इसका गठन किया गया कब किया गया? 1948 में। धर आयोग उस समय जो है था भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के पक्ष में नहीं था, क्योंकि इससे जो है राष्ट्रीय एकता के समक्ष खतरा उत्पन्न हो सकता था और यह जो था प्रशासनिक रूप से एक प्रकार से असुविधाजनक माना जाता था उनके अनुसार। हालांकि देखें तो हम भाषाई जो राज्य है, भाषाई राज्यों के मुखर जो समर्थक थे उनके तुष्टिकरण के लिए कांग्रेस ने एक प्रकार से जो भाषाई प्रांतों के प्रश्न पर एक प्रकार से नए सिरे से विचार करना प्रारंभ किया और उसी के अनुसार अगर देखें तो दिसंबर में ही हम देख सकते हैं, यानी कि 1948 में एक कमेटी का गठन किया गया। कमेटी का नाम था जेबीपी और जेबीपी जो नाम था जे यानी कि जवाहरलाल, वी यानी कि पट्टाभी सीतारमैया, ये क्या बोलते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसके अलावा एक पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, तो जेबीपी जो कमेटी थी इन तीनों नेताओं के नाम पर इस समिति का नाम जेबीपी कमेटी था। और अगर बात करें हम 1949 की, तो 1949 में जो है इनके द्वारा जो है रिपोर्ट पेश की गई जेबीपी समिति के द्वारा। भाषाई प्रांत के विचार को इन्होंने कंप्लीट रूप से क्या कर दिया, नकार दिया, यानी कि इन्होंने उसको गलत बताया और तर्क दिया कि नए प्रांतों के निर्माण के लिए यह समय उपयुक्त नहीं है, क्योंकि अभी अभी जो है भारत पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था उसके पुनर्वास और जो है व्यवस्था को एक प्रकार से बहाल करने के लिए लगा था भारत के अंतर्गत पूरा गवर्नमेंट। तो उन्होंने तर्क दिया कि इस प्रकार की स्थिति के लिए अभी उपयुक्त समय नहीं है और भाषाई आधार पर पृथक राज्य की मांग में जो है कमी नहीं हुई। इस प्रकार अगर देखें इसके बाद मतलब उनके द्वारा नकार कर दिया गया जो सारी व्यवस्था थी या सारी मांगे थी, फिर भी हम देख सकते हैं मांगों में कमी देखने को नहीं मिलती है। साथ ही हम देखें 1948 और 49 की अगर बात करें तो भाषाई स्वायत्तता के आंदोलन जो है पुनः प्रारंभ हुए और संयुक्त कर्नाटक के लिए भी एक अभियान चलाया गया, जिसमें हम देखें मद्रास, मैसूर, बॉम्बे, हैदराबाद राज्य में ये जो है कन्नड़ भाषी लोग थे उनको एकजुट करने को लेकर ये आंदोलन था जो कि संयुक्त कर्नाटक में चलाया गया था। इसके अतिरिक्त अगर देखें तो संयुक्त महाराष्ट्र और गुजरात जो था उनके लिए आंदोलन हुए, जिसके अंतर्गत हम देखें पंजाब के मामले में संघर्ष जो था, संघर्ष ने भाषा और धर्म, सिख दोनों कारकों को एक साथ ला दिया। यहाँ पे मतलब अलग अलग क्षेत्रों में हमको भाषा के आधार पर राज्यों के लिए आंदोलन देखने को मिलता है। मतलब दक्षिण भारत में भी, उत्तर भारत में भी उस प्रकार अगर देखें, महाराष्ट्र में, गुजरात में, इस सभी क्षेत्र में हमको भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए एक प्रकार से आंदोलन देखने को मिलते हैं। तो ये हमने देखें भाषाई राज्यों के गठन से संबंधित कहाँ से प्रारंभ हुआ, किस प्रकार विस्तार हुआ, कौन कौन सी समितियों को यहाँ गठन किया गया, सारी चीज़ हमने यहाँ देख ली है। अब हम देखने वाले हैं आंध्र प्रदेश का मामला। आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो ये जो था पहला भाषाई आधार पर राज्य बनाया गया था, पहला भाषाई राज्य था। ठीक है, तो इसके संबंध में हम सारी चीज़ें यहाँ पर जानेंगे। तो जैसे तेलुगु भाषियों ने जो था कांग्रेस से भाषाई राज्यों के पक्ष में अपने पुराने संकल्प को लागू करने के लिए कहा और इन लोगों ने जो है याचिका, प्रतिनिधित्व, जुलूस, उपवास आदि के माध्यम से जो था अपने उद्देश्य को एक प्रकार से आगे बढ़ाया था। तो जो उद्देश्य का समर्थन किया जाना था, तो उद्देश्य के समर्थन के लिए यहाँ 3 व्यक्तियों की मुख्य भूमिका रहती है, जिसमें से ये जो थे ये प्रमुख थे। तो यहाँ हम देख सकते हैं पहले जो व्यक्ति थे मद्रास के पूर्व मुख्यमंत्री टी प्रकाशम। ये जो था 1950 की अगर बात करें तो 1950 में हमने जैसे कि शुरू में पढ़े थे आंध्र प्रदेश का मामला, तो उसी प्रकार आपको यहाँ भी वही मामला देखने को मिलेगा। जो मद्रास है, मद्रास के पूर्व मुख्यमंत्री थे टी प्रकाशम, उन्होंने 1950 में कांग्रेस पार्टी से क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया, कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। और एक और अन्य नेता जो थे स्वामी सीताराम, तेलुगु भाषी है, उनकी मांग का समर्थन करने के लिए क्या करे, इन्होंने भूख हड़ताल करे। ठीक है, भूख हड़ताल पर चले गए।
और इन्होंने जो था अनुभवी गांधीवादी नेता विनोबा भावे की अपील पर अपनी भूख हड़ताल को समाप्त कर दिया। हालांकि फिर इम्पोर्टेंट बात हम देख सकते हैं, स्वतंत्रता सेनानी थे, महान स्वतंत्रता सेनानी, जिनका नाम था पोटी श्री रामुलु। तो इनकी अगर बात करें तो 19 अक्टूबर 1952 को 19 अक्टूबर 1952 को जो थे ये स्वतंत्रता सेनानी पोटी श्री रामुलु एक प्रकार से अलग यानी कि पृथक आंध्र की मांग पर क्या चले गए, आमरण अनशन पर चले गए। आमरण अनशन इन्होंने शुरू कर दिया। ठीक है। अब दुर्भाग्य से क्या हुआ, 15 दिसंबर के समय यानी कि 1952 को ही 15 दिसंबर 1952 को ही इनका निधन हो गया आमरण अनशन के कारण, यानी कि इनकी मृत्यु हो गई। और इन्हीं की मृत्यु से उत्तेजित होकर जो है वहाँ के लोग उसके उपरांत जो है संपूर्ण आंध्र प्रदेश में उन्होंने दंगे, प्रदर्शन, हड़ताल और हिंसा का जो है प्रदर्शन किया। तो काफ़ी हिंसा हमको देखने को मिलती है। तो हम देख सकते हैं जो विशाल आंध्र था उस आंदोलन की अगर बात करें तो एक पृथक आंध्र प्रदेश के लिए आंदोलन को जो है मतलब एक प्रकार से इस नाम से इसको जाना जा सकता है जो आंदोलन था। तो यहाँ देखिए काफ़ी आंदोलन जो था हिंसक हो गया और अंततः हमको जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे जिनका नाम हम देख सकते हैं, नेहरू का काल चल रहा है अभी, तो नेहरू ने 19 दिसंबर को, देखिए 15 दिसंबर को क्या हुआ, इनकी मृत्यु हो गई। तो 19 दिसंबर को ही 1952 को नेहरू जी ने क्या किया, एक अलग आंध्र प्रदेश जो था उसके गठन की घोषणा की। तो हम इस प्रकार देख सकते हैं आंध्र प्रदेश का मामला जो हमको यहाँ इम्पोर्टेंट देखने को मिला। फिर हम एक और चीज़ जानने वाले हैं जैसे कि राज्य पुनर्गठन समिति। तो राज्य पुनर्गठन समिति जो थी हमको देखने को मिलती है जो फजल अली थे उनकी अध्यक्षता में। ठीक है। तो इसी के आधार पर हमको एक प्रकार से 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश देखने को मिले थे, ये हमने पीछे जान चुके हैं। ठीक है। तो आंध्र प्रदेश के गठन ने जो था देश के अन्य हिस्सों में भाषाई आधार पर अन्य राज्यों के निर्माण के लिए संघर्ष को प्रेरित किया। तो इस प्रकार हम देखें तो नेहरू जी ने जो था 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की, अर्थात हम बोल सकते हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, जिसे हम एसआरसी बोलते हैं। ठीक है। और इसके सदस्य की अगर बात करें तो फजल अली थे, फजल अली अर्थात ये थे अध्यक्ष। ठीक है। पणिक्कर जो थे KM पणिक्कर ये थे अन्य सदस्य, और एक थे हृदयनाथ कुंजरू, तो ये भी क्या थे, एक सदस्य थे। 3 सदस्य मतलब 3 जो मेंबर थे उनकी कमेटी गठित की गई यहाँ पे राज्य पुनर्गठन आयोग के नाम से 1953 में। और इस समिति का गठन जो था भारतीय संघ के राज्यों के पुनर्गठन के संपूर्ण प्रश्न की एक प्रकार से निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ जांच करने के लिए इसका जो है गठन किया गया था। तो जो SRC था, SRC ने 1955 में अपनी रिपोर्ट पेश की। ठीक है। और इसमें जो था इसने भाषाई सिद्धांत के अधिकांश भाग को मान्यता प्रदान करते हुए उसी आधार पर राज्यों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण करने की अनुशंसा की। जो हम देख सकते हैं तत्कालीन सरकार ने जो था मतलब जो SRC था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, इसकी अनुशंसाओं को स्वीकार कर लिया। मतलब कुछ एक प्रकार से अगर देखें अनुशंसाओं को स्वीकार कर लिया, और अंत में जो था संसद के द्वारा 1956 में ये अधिनियम को पारित कर दिया गया। कौन सा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम। ठीक है। तो इस प्रकार अगर देखें तो हमको इसके बाद जो है 14 राज्य देखने को मिलते हैं। ठीक है। और 6 UT यानी कि यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश के रूप में ये गठन देखने को मिलता है। जो SRC था यानी कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन या राज्य पुनर्गठन आयोग था, इसने बम्बई और पंजाब के विभाजन का विरोध किया। मतलब यहाँ पे जो बम्बई का विभाजन होना था और पंजाब का जो कि भाषाई आधार पर होना था, तो इसका विरोध किया गया इस अधिनियम के माध्यम से। और यहाँ अगर देखें हम तो SRC की रिपोर्ट के विरुद्ध सर्वाधिक प्रबल प्रतिक्रिया महाराष्ट्र से आई, क्योंकि वहाँ का विभाजन इसके द्वारा कैंसिल कर दिया गया था, जहाँ व्यापक रूप से दंगे देखने को मिलते हैं। मराठी भाषी लोगों के लिए अलग राज्य की मांग को पूरा करने के लिए व्यापक आधार पर जो है संयुक्त महाराष्ट्र समिति विद्यमान थी, एक प्रकार से इस दंगे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और दूसरी ओर जो बम्बई राज्य है उसमें महागुजरात वाला जो था यानी गुजराती जो जनता थी, गुजरात जनता परिषद ने गुजराती भाषी लोगों के आंदोलन का भी नेतृत्व किया। साथ में हम देखें मई 1960 की अगर बात करें तो मई 1960 में बम्बई राज्य को महाराष्ट्र जो है यानी कि 1960 में यहाँ जो बम्बई था,
बम्बई को क्या कर दिया, गुजरात से, मतलब एक प्रकार से अगर देखें हम तो एक तो था गुजरात भाषी गुजराती लोग और एक थे मराठी लोग, तो यहाँ दोनों को एक प्रकार से अलग कर दिया, मतलब विभाजित कर दिया। तो बम्बई शहर को महाराष्ट्र में शामिल किया गया और अहमदाबाद को गुजरात की राजधानी बनाया गया। इस प्रकार हम देख सकते हैं। साथ ही पंजाब जो था भाषाई सिद्धांत के लिए एक अपवाद था, यानी कि हम देखें 1956 की अगर बात करें तो 1956 में जो पेप्सू था, पेप्सू यानी कि पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, जो कि 1948 से 1956 तक रहा, इसका गठन हुआ था। ठीक है, इस नाम से जाना जाता था पहले। तो यहाँ राज्य का जो था, मतलब जो पेप्सू था जिसे हम बोलते हैं, ये देखिए हमने अभी देखें, पेप्सू राज्य का पंजाब के साथ विलय कर दिया गया था। पंजाब एक त्रिभाषी राज्य बना रहा, जिसमें जो है 3 अलग अलग भाषाएं थी, पंजाबी, हिंदी और पहाड़ी बोलने वाले लोगों का निवास था। राज्य के पंजाबी भाषी हिस्से में एक अलग पंजाबी सूबा अर्थात पंजाबी भाषी राज्य बनाने की प्रबल मांग की गई थी और इस मांग ने जो है सांप्रदायिक रूप ले लिया था। अकाली दल जो था वहाँ 1920 में जो गठित हुआ था, अकाली दल ने सिख जो संप्रदायवादी थे उनका नेतृत्व किया, जबकि जनसंघ ने हिंदू जो संप्रदायवादी थे उनका नेतृत्व किया। तो जो एसआरसी था, एसआरसी यानी कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन अर्थात राज्य पुनर्गठन आयोग, तो एसआरसी ने पंजाब में जो था मांगों को खारिज कर दिया, क्योंकि इससे जो है पंजाब की भाषा या सांप्रदायिक समस्या का हल नहीं होता। अंततः हम देखें 1966 की अगर बात करें तो इंदिरा गांधी ने जो है पंजाबी और हिंदी भाषी को जो है 2 राज्यों अर्थात एक तो था पंजाब और एक तो था हरियाणा, इसके रूप में यहाँ विभाजन करने पर सहमत हो गई और पहाड़ी भाषी जिले जो थे कांगड़ा और होशियारपुर जिले को एक हिस्से का जो है हिमाचल प्रदेश में विलय कर दिया। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं ये। तो अंततः हम जो 10 वर्ष से अधिक समय तक जो चला, एक प्रकार से जो टकराव चला था, संघर्ष चला था, उसके बाद यहाँ पे जो भाषाई आधार पर पुनर्गठन था वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो 1956 में ये देखिए 1956 से लेकर 1966 तक ये चला और 1966 में फाइनली ये पुनर्गठन यहाँ पर सफल हो जाता है इंदिरा गांधी के काल में। अब देखते हैं पुनर्गठन के कुछ विशिष्ट मामले की बात करें तो जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से हम पढ़ने वाले हैं सिक्किम के बारे में और एक पढ़ने वाले हैं गोवा के बारे में। तो पहले हम देखते हैं सिक्किम के बारे में। तो स्वतंत्रता के समय जो सिक्किम था, सिक्किम के अंतर्गत देखें तो ये संरक्षित राज्य था। ठीक है, यानी कि रिजर्व राज्य हम बोल सकते हैं। इसका अर्थ है कि यह ना तो अन्य राज्यों के समान भारत का हिस्सा था और ना ही एक संप्रभु देश था। सिक्किम के जो था रक्षा और विदेश मामले भारत द्वारा प्रबंधित किए जाते थे और मतलब जो बाहरी मामले थे वो किसके द्वारा किए जाते थे, भारत के द्वारा, और जो आंतरिक मामले थे वो खुद सिक्किम प्रशासन के द्वारा संभाले जाते थे, आंतरिक प्रशासन। और सिक्किम प्रशासन के समय उस समय जो थे किसका शासन था, चोग्याल शासक का था। ठीक है, चोग्याल शासक थे, उनके पास था आंतरिक प्रशासन और बाहरी जो प्रशासन था वो था भारत के पास में। तो राज्य के लोग जो थे इस व्यवस्था से काफ़ी अप्रसन्न थे और जो शासन है, शासन की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए इच्छुक थे। राज्य के अधिकांश लोग जो थे नेपाली थे यहाँ पे, क्योंकि हम देख सकते हैं सिक्किम का जो क्षेत्र है वो हमको नेपाल के किनारे देखने को मिलता है। तो अधिकांश जो लोग हमको सिक्किम में देखने को मिलते थे वो नेपाली थे और शासक जो था अल्पसंख्यक समुदाय जो था लेपचा भूटिया से संबंधित था। भारत सरकार और दोनों समुदाय के जो थे दोनों ही जो समुदाय थे उनके नेताओं ने इस उद्देश्य के लिए राज्य के लोगों को समर्थन प्रदान किया। अब 1974 की अगर बात करें तो 1974 में विधानसभा चुनाव होते हैं और चुनाव में सिक्किम कांग्रेस ने जो है चुनाव में जीत हासिल, मतलब सिक्किम जो कांग्रेस होती है, सिक्किम कांग्रेस के द्वारा चुनाव में जीत हासिल की जाती है और वह भारत के साथ जो है अधिक एकीकरण के मुद्दे के पक्ष में दृढ़ता से खड़ी हो गई। कौन? सिक्किम कांग्रेस, क्योंकि चुनाव में जीत इसी की हुई थी। आरंभ में अगर देखें तो विधानसभा जो थी संबद्ध राज्य का दर्जा प्राप्त करने की इच्छुक थी, परंतु बाद में जो है वर्ष 1975 की अगर बात करें तो उसमें भारत के साथ पूर्ण एकीकरण का संकल्प पारित किया गया। और इसके पश्चात अगर देखें तो यहाँ तत्काल हमको जनमत संग्रह देखने को मिलता है। जनमत संग्रह हुआ और जिसने जो है विधानसभा के एकीकरण के अनुरोध पर मुहर लगा दी और भारतीय संसद ने इस याचिका को स्वीकृति प्रदान करके जो है सिक्किम को एक राज्य के रूप में स्वीकार कर लिया। तो इस प्रकार सिक्किम का भी एकीकरण हो जाता है भारत के अंतर्गत। फिर गोवा की अगर बात करें तो गोवा की जो है मुक्ति की अगर बात करें, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं
जब 1956 की अगर बात करें तो 1956 में यहाँ पे हमको बहुत सारे राज्य का जो है पुनर्गठन देखने को मिलता है, परंतु गोवा जो है हमको बहुत बाद में, अर्थात हम बोल सकते हैं 1961 में। तो 1961 में हमको जो है यहाँ पे इसको जो है भारत के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो हम इसी के बारे में यहाँ पर देखने वाले हैं। तो अगर बात करें हम 1947 की, तो 1947 में ब्रिटिश साम्राज्य का जो है एक लंबा शासन समाप्त हुआ। ये हम देख सकते हैं कब, 1947 में। हालांकि पुर्तगाल ने जो है गोवा, दीव और दमन के जो क्षेत्र है उसको छोड़ने से इनकार कर दिया था। मतलब एक था गोवा, एक था दमन और एक था दीव। इन क्षेत्रों को छोड़ने से इनकार कर दिया था किन्होंने? पुर्तगालियों ने। ठीक है। और 16वीं शताब्दी की अगर बात करें तो 16वीं शताब्दी में जो है इन्होंने शासन शुरू किया था। तो 16वीं शताब्दी से लेकर अब तक वो शासन कर रहे थे। कहाँ पे? इन क्षेत्रों में। गोवा के लोगों को पुर्तगाल दमन का सामना करना पड़ा और उन्हें मूल जो नागरिक थे, नागरिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया। पुर्तगालियों ने जबरन लोगों का धर्म परिवर्तन भी किया। प्रारंभ में क्या हुआ, भारत सरकार ने इन क्षेत्रों को खाली करने और स्थानीय लोगों के आंदोलन पर विचार करने के लिए पुर्तगालियों को मनवाने का प्रयास किया। 1955 की अगर बात करें तो 1955 में स्थिति और भी ख़राब हो गई, जब पुर्तगालियों ने एक मुक्ति मार्च के आयोजन के दौरान गोवा के जो है और जो भारतीय प्रदर्शनकारी थे, गोवा और भारतीय प्रदर्शनकारियों के एक समूह पर जो है गोलीबारी करके जो है मतलब गोली चला दी और उनकी हत्या कर दी। किन्होंने? पुर्तगालियों ने, जो आंदोलनकारी थे उनको। इसके अलावा नेहरू सरकार ने गोवा के चारों ओर नाकाबंदी कर दी और इसका प्रत्युत्तर दिया उसके बदले में। और हालांकि जो पाकिस्तान था, पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ व्यापार को खोलने के लिए हवाई मार्ग को अपना पुर्तगालियों ने इस नाकाबंदी के दरकिनार कर दिया। यानी कि उनको जो है एक प्रकार से श्रीलंका से भी सहायता मिली, साथ में पाकिस्तान से भी सहायता मिली। तो इसके कारण जो नाकाबंदी है वो सफल नहीं हो सकी। किसकी? नेहरू जी द्वारा जो नाकाबंदी लगाई गई थी। फाइनली हम देखें 18 दिसंबर 1961 को एक अभियान चलाया जाता है भारत की सेना के द्वारा। तो भारतीय सेना के द्वारा एक अभियान चलाया जाता है जिसका नाम था ऑपरेशन विजय। तो भारतीय सैनिक जो है गोवा में प्रवेश कर गए इस अभियान के द्वारा। और 2 दिनों की कार्रवाई के बाद जो पुर्तगाली थे, 2 दिनों की कार्रवाई के बाद पुर्तगाली जो थे 19 दिसंबर को जो है भारत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। और इस मुक्ति के बाद जो है गोवा में हम देखें तो गोवा में एक विवाद, मतलब एक और जो है विवाद उभरा, जिसके अंतर्गत हम देख सकते हैं महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी, जिसे हम सिंपल बोले तो MGP ने जो है गोवा के महाराष्ट्र में विलय की इच्छा जताई। और गोवा के लोगों का एक गुट था जो चाहता था कि वो अपनी अलग पहचान बनाए और अपनी संस्कृति तथा मौलिक रूप से अपनी कोंकणी जो भाषा थी उसको बनाए रखे। गुट को जो है एक प्रकार से संयुक्त गोवा पार्टी, जिसे हम बोलते हैं UGP, जो था UGP से समर्थन प्राप्त हुआ, जो कि अलग गोवा की मांग कर रहे थे। मतलब उनका वो अपनी एक स्वायत्तता बनाए रखना चाहते थे, एक स्वतंत्र मतलब अपनी संस्कृति की अलग पहचान बनाए रखना चाहते थे। गोवा का एक गुट था। तो हम देखें 1967 में हमको भारत सरकार ने जो है इस मुद्दे को हल करने के लिए कदम उठाया और इसने गोवा में एक जो है ओपिनियन पोल करवाया। तो 1967 की अगर बात करें यहाँ तो भारत सरकार के द्वारा क्या करवाया गया, ओपिनियन पोल जो है एक प्रकार से ओपिनियन पोल का जो है एक ओपिनियन पोल करवाया और गोवा का महाराष्ट्र के साथ विलय किया जाना चाहिए या अलग रहना चाहिए, इस प्रकार से यहाँ मत पूछा गया। तो यह एकमात्र ऐसा अवसर था जब किसी विशेष विषय पर लोगों की इच्छा जानने के लिए जनमत संग्रह की भांति एक प्रक्रिया अपनाई गई थी। लोगों के भारी बहुमत ने जो है गोवा के महाराष्ट्र से अलग रहने के पक्ष में निर्णय दिया। तो हम देख सकते हैं लंबे समय तक जो गोवा था, गोवा को एक प्रकार से यूनियन टेरिटरी अर्थात केंद्र शासित प्रदेश के रूप में रखा गया। परंतु 1987 की अगर बात करें तो 1987 में हमको जो है गोवा का जो भारतीय संघ में विलय कर दिया गया और एक राज्य के रूप में विलय किया गया। मतलब 1961 में तो भारत के कब्जे में आ गया था, परंतु कैसा था, यूनियन टेरिटरी के रूप में था। 1987 में उसको पूर्ण राज्य का दर्जा यहाँ पर प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार गोवा की कहानी हमने देखे, किस प्रकार जो है गोवा के संबंध में यहाँ पुनर्गठन किया गया। फिर राज्यों का जो है कुछ हम देख सकते हैं 2000 के बाद जो राज्य है उनका यहाँ पे गठन किया गया। तो हम सबसे पहले अगर देखें यहाँ पर छत्तीसगढ़ हमको देखने को मिलता है, फिर उत्तराखंड जिसे उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था,
फिर झारखंड हमको देखने को मिलता है, फिर तेलंगाना देखने को मिलता है। तो अभी वर्तमान में और राज्यों की मांग चल रही है तो वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ जैसे कि आपको पता है इसका जो विभाजन किया गया है किससे किया गया है, मध्य प्रदेश से। ठीक है, पहले ये मध्य प्रदेश के साथ में यानी मध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था। तो कब किया गया है, 1 नवंबर 2000 को। ठीक है, 1 नवंबर 2000 को इसको मध्य प्रदेश से अलग किया गया है और ये अलग होकर 26वां राज्य बना है। भारत संघ का 26वां राज्य बना है। और एक अलग राज्य की जो मांग है औपनिवेशिक काल से ही यहाँ प्रारंभ हो गई थी। ठीक है, औपनिवेशिक काल से अर्थात हम देख सकते हैं 1920 में हमको ये इसका विस्तार देखने को मिलता है। ठीक है, अलग राज्य की मांग का। और इस 1920 के दशक में ये काफ़ी उभरी और जो है अलग राज्य की मांग। स्वतंत्र भारत में यह मांग जो है काफ़ी मतलब तीव्र हो गई। जैसे कि अगर बात करें 1955 की, तो राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट यहाँ सौंपी और यहाँ पे हम देख सकते हैं 1955 में जो पुनर्गठन आयोग है उसने रिपोर्ट के अंतर्गत कहा कि पृथक छत्तीसगढ़ की मांग जो है वो एक प्रकार से गलत है। मतलब उन्होंने मांग को क्या कर दिया, खारिज कर दिया। ठीक है, अब यहाँ खारिज कर दिया तो अब कुछ समय तक के लिए तो शांति रहेगी, यहाँ पे अलग मांग नहीं की जाएगी। लंबे समय तक जो है यहाँ पे इस प्रकार की मांग नहीं की गई। पर हम देख सकते हैं 1990 के समय, तो 1990 के दशक में इस जो मांग है यानी कि अलग छत्तीसगढ़ की जो मांग थी उस मांग ने पुनः जोर पकड़ा। और इस नवीनीकृत जो मांग है उसमें निहित महत्वपूर्ण मुद्दे छत्तीसगढ़ की पहचान, बड़ी जनजातीय आबादी और संसाधन संपन्न होने के बावजूद उसका जो है अविकसित होना था। तो इसी के संबंध में हम देखें, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था चंदूलाल चंद्राकर के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण मंच ने जो है अनेक क्षेत्रीय हड़तालों और रैलियों का आयोजन किया और उन्हें जो है कांग्रेस बीजेपी का समर्थन मतलब एक प्रकार से मिला। तो यहाँ हम देख सकते हैं अंततः हमको 2000 में मतलब सन 2000 में जो एनडीए था, ठीक है, जनता पार्टी सरकार जो एनडीए था, नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस जो था, उसकी सरकार ने अलग छत्तीसगढ़ की मांग को स्वीकार करते हुए इसे जो है भारत सरकार का 26वां राज्य, यहाँ पे हम देख सकते हैं 26वां राज्य बना दिया। तो हम अभी देखेंगे पूरा मैप के बारे में, यहाँ पे अभी हम बात यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। अब बात करते हैं उत्तराखंड के बारे में। तो जैसे उत्तर प्रदेश से इसको अलग किया गया है और पहले इसको उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। ठीक है, उत्तरांचल के नाम से इसको जाना जाता था, हालांकि हम देखेंगे इसका नाम कैसे परिवर्तित हुआ। तो पहले जो है उत्तरांचल के नाम से इसको जाना जाता था और यहाँ हम देख सकते हैं 9 नवंबर 2000 को जो है उत्तर प्रदेश से अलग करके इसको 27वां राज्य बनाया गया था। भारत संघ का 27वां राज्य बनाया गया था और यह एक अलग राज्य के लिए एक प्रकार से पहाड़ी क्षेत्र के लोगों का जो है एक प्रकार से हम देख सकते हैं जो 70 वर्ष पुराना था, 70 वर्ष पहले इस आंदोलन का मतलब जो है शुरुआत की गई थी। तो जो संघर्ष हो रहा था 70 वर्ष से, उस संघर्ष की एक प्रकार से हम देख सकते हैं सफलता यहाँ देखने को मिलती है। कब? 2000 में। ठीक है, मतलब अलग उत्तराखंड के मामले में। तो भौगोलिक दृष्टि से जो था अद्वितीय यानी कि यूनिक था, जहाँ हम देख सकते हैं पहाड़ी क्षेत्र अगर देखें तो पहाड़ी क्षेत्र हमको कितना देखने को मिलेगा, 93% देखने को मिलेगा। और जो था एक प्रकार से कुल क्षेत्रफल का जो है 64% हमको एक प्रकार से वन देखने को मिलता। ठीक है, तो जो था पहाड़ी क्षेत्र था, साथ में हम टोटल जो परसेंट था उत्तराखंड का उसमें हमको 64% वन देखने को मिल रहा था। तो इस क्षेत्र में विकास की कमी, बढ़ती बेरोजगारी ने एक अलग राज्य की जो पुरानी मांग थी उसको बढ़ावा दिया। तो यहाँ हम देखिए इसका आरंभ हमको 1930 में देखने को मिलता है। ठीक है, जो क्या हुआ था यहाँ आंदोलन होना, मतलब एक प्रकार से अलग राज्य की मांग यहाँ 1930 में प्रारंभ हुई थी, जब पहाड़ी क्षेत्र के निवासियों द्वारा पृथक उत्तराखंड के लिए एक बहुमत के साथ संकल्प प्रस्तुत किया। आगे चलकर अगर देखें तो 1973 में जो है राज्य मतलब एक प्रकार से उत्तराखंड राज्य परिषद का गठन किया जाता है। कब? 1973 में। और यह पृथक राज्य के संघर्ष के लिए एक मंच बन गया। साथ में हम देखें तो 1979 में क्या होता है, 1979 में हमको उत्तरांचल क्रांति दल के में जो है इसको परिवर्तित कर दिया जाता है। किसको? उत्तराखंड राज्य परिषद को। और बाद में 1994 की अगर बात करें
तो 1994 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जो थे उन्होंने उत्तराखंड की मांगों का मूल्यांकन करने के लिए एक समिति का गठन किया और इस समिति ने जो है राज्य के गठन का पक्ष लिया। उत्तरांचल के बाद हम देख सकते हैं, मतलब उत्तरांचल को बाद में हम देखें तो 9 नवंबर जो कि हमने यहाँ देखे 9 नवंबर 2000 को एक प्रकार से 27वां राज्य के रूप में संघ में विलय कर दिया गया, मतलब एक प्रकार से संघ में शामिल कर लिया गया। और बाद में 2006 की अगर बात करें 2006 और 7 में इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया, उत्तराखंड कर दिया गया। मतलब पहले उत्तरांचल के नाम से इसको जाना जाता था। तो ये हमने उत्तराखंड के बारे में देखे। बात कर लेते हैं झारखंड के बारे में। तो यहाँ हम देखें जो बिहार है, बिहार हम यहाँ भारत का नक्शा अगर देखें तो ये आप देख सकते हैं इस प्रकार, इधर से ना बना के मैं इधर बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ कहीं आपको बिहार देखने को मिलेगा और यहाँ आपको झारखंड देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए जो झारखंड है वो बिहार का ही हिस्सा था। तो यहाँ हम देख सकते हैं बिहार के जो जनजातीय लोग थे, बिहार के कुछ जनजातीय लोग थे, उनको मिलाकर, मतलब जैसे कि हम देखें यहाँ पे तो हमको यहाँ छोटा नागपुर का पठार देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ जो है संताल जो था, परगना, एक प्रकार से ये सारी चीज़ इसमें शामिल थी। तो ये कुछ जनजातीय क्षेत्रों को मिलाकर इस राज्य का गठन किया गया जिसका नाम था झारखंड। और यहाँ मतलब स्वायत्तता की मांग काफ़ी की जाती रही है और इस क्षेत्र में संथाल, हो, ओराव और मुंडा आदि जैसी कई प्रमुख जनजातियों का समूह हमको देखने को मिलता है भारत के अंतर्गत। और जनजातीय क्षेत्रों में जो था शिक्षा और आधुनिक गतिविधियों के विस्तार के लिए हम देखें तो यहाँ पे जो आंदोलन है, आंदोलन का प्रारंभ हमको देखने को मिलता है 1930 में, 1930 के दशक के अंत में। और अगर देखें 1940 की अगर बात करें तो 1940 के दशक में पृथक राज्य के लिए यहाँ पर काफ़ी आंदोलन शुरू हो गया। 1950 में हम देख सकते हैं जो जयपाल सिंह थे उनके नेतृत्व में हमको यहाँ पे 1950 में झारखंड पार्टी की स्थापना देखने को मिलती है। हालांकि 1955 में जो एसआरसी था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, उसके द्वारा पृथक राज्य की उनकी जो मांग थी उसको खारिज कर दिया गया। बाद में कई आदिवासी दलों और आंदोलनों ने पृथक राज्य की मांग के पक्ष में आवाज़ उठाई और उन्हें आगे भी बढ़ाया। तो यहाँ का एक नेता था जिसका नाम था शिबू सोरेन। शिबू सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा जो था इन दलों में से एक था और अंततः पृथक राज्य की मांग के लिए उनके लंबे संघर्ष के बाद हम यहाँ देखें तो 15 नवंबर को ही 15 नवंबर 2000 सन 2000 को झारखंड को भारत संघ का 28वां राज्य का दर्जा यहाँ प्रदान कर दिया जाता है। तो ये हमने देखे बिहार ये है और बिहार के नीचे हमको झारखंड देखने को मिलता है। अभी मैप में हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, मतलब जो स्थिति उसकी लोकेशन देख लेंगे। देखिए आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो आपको मैप का ज्ञान पूरा होना चाहिए और एक आप जो है बगैर देखे एक मैप बना सको, इस प्रकार से आप कोशिश करना है। मतलब बगैर देखे आप मैप बना सके और कौन सा राज्य कहाँ पे है उसकी स्थिति, एक मतलब मोटा मोटा आप लोकेशन, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर आप ग्राफिक डिज़ाइनर बन जाइए। अब मैं बोल रहा हूँ देखिए जैसे अगर आप मध्य प्रदेश का मैप बना रहे हो तो मध्य प्रदेश का मैप आपको एक बनना चाहिए। जैसे आप इस प्रकार से ये बनाए और ये बनाकर आपने मध्य प्रदेश का इस प्रकार से ये और ये बनाकर आपने ये बना दिए। तो इस प्रकार से भी आप अपनी स्थिति को दर्शा सकते हो कहीं भी कोई भी जिला। और यहाँ स्टेट की अगर बात करें तो भारत का नक्शा आपको बनना चाहिए और वर्ल्ड की अगर बात करें तो वर्ल्ड का भी एक मोटा मोटा रफ आपको एक मैप बनना चाहिए। तो मैप पे आप वर्क कर सकते हैं, सारी चीज़ें आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए तेलंगाना की अगर बात करें तो तेलंगाना अभी नवगठित राज्य है जिसका गठन हम देख सकते हैं कब हुआ था। इसका गठन हमको देखने को मिलता है 2014 में। तो इसके बारे में भी हम देखने वाले हैं यहाँ पे तेलंगाना के बारे में। तो ये दक्षिण भारत में हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे हमको आंध्र प्रदेश देखने को मिलता है और यहाँ पे आपको तेलंगाना देखने को मिलता है। तो आप लोकेशन ध्यान में रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर आप तमिलनाडु देख सकते हैं, यहाँ पे तमिलनाडु, यहाँ केरल देखने को मिलता है। फिर इधर आपको कर्नाटक देखने को मिलता है, ठीक है। इधर उड़ीसा देखने को मिलता है। तो अलग अलग आपको यहाँ स्टेट देखने को मिलता है। तो तेलंगाना की स्थिति आप देखिए जो कि आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है, ठीक है। तो इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो तेलंगाना की अगर बात करें यहाँ पे हम तो यहाँ पे देखें 17 दिसंबर 1948 को हैदराबाद राज्य जो था जिसमें तेलंगाना भी शामिल था उसका एक प्रकार से भारतीय संघ में विलय कर दिया गया था 48 को, ठीक है। और यह एक सुविवादित सुविदित तथ्य है कि राज्य पुनर्गठन आयोग जो कि एसआरसी नाम से जाना जाता है उसने आंध्र प्रदेश के साथ तेलंगाना के विलय के विचार का पक्ष नहीं लिया था। मतलब पहले आंध्र प्रदेश को अलग बना दिया गया था, तेलंगाना
मतलब जो है तेलंगाना को अलग यहाँ पे एक प्रकार से उसमें मतलब विलय के विचार के पक्ष में नहीं था, और इसमें जो था इसने आगामी कुछ वर्षों तक जो है इस क्षेत्र के लोगों के हितों की रक्षा के लिए विभिन्न रक्षा उपाय प्रदान किए गए। 1956 की अगर बात करें तो 1956 में जो तेलंगाना का आंध्र प्रदेश में विलय कर दिया गया, और एक प्रकार से विलय करके आंध्र प्रदेश का गठन यहाँ पे किया जाता है 1956 में। और बाद में हम 1969 में अगर देखें तो 1969 में हमको ये कमेटी देखने को मिलती है, तेलंगाना प्रजा समिति, ठीक है। इसका गठन हमको देखने को मिलता है 1956 में। तो तेलंगाना को कहाँ कर दिया जाता है, आंध्र प्रदेश के साथ शामिल कर लिया जाता है। और बाद में हमको तेलंगाना प्रजा समिति की मतलब जो है इसके अंतर्गत हमको जो एक व्यक्ति था जिनका नाम था चन्ना रेड्डी के नेतृत्व में जो इस पार्टी से संबंधित थे, ये समिति से संबंधित थे, इस क्षेत्र में एक आंदोलन का आरंभ किया गया, और बिना किसी सफलता के जो है यह संघर्ष लंबे समय तक जारी रहा। और जो तेलंगाना राष्ट्र समिति थी उसने जो है एक प्रकार से 2001 में पृथक तेलंगाना का मुद्दा अपने हाथों में ले लिया। और फाइनली हम देख सकते हैं 2009 की अगर बात करें, यानी कि 9 दिसंबर 2009 को केंद्र ने जो है तेलंगाना राज्य का गठन की प्रक्रिया आरंभ कर दी। मतलब केंद्र सरकार ने इस विषय पर विचार करना शुरू कर दिया। अंततः हम देख सकते हैं 2014 में, ठीक है, 2014 में यह मांग पूरी कर ली गई, और इसको एक प्रकार से 29वां राज्य का दर्जा दिया गया, यानी भारत संघ के 29वें राज्य के रूप में इसको निर्मित कर दिया गया भारत के अंतर्गत, ठीक है। तो तेलंगाना हम देख सकते हैं नवगठित राज्य। और इसके बाद कुछ वर्तमान में हमको कुछ मांगे भी हम देखेंगे जो कि है, परंतु हम अभी देख लेते पहले क्या जो एक मतलब एक प्रकार से एक नया केंद्र शासित प्रदेश। देखिए पहले थे 7 केंद्र शासित प्रदेश, फिर जम्मू कश्मीर के बाद जो है 9 हो गए, ठीक है, लद्दाख और उनको बनाए जाने के कारण। परंतु बाद में देखिए 2 थे, देखिए दमन दीव और दादर नागर हवेली जो थे उनको दोनों को यहाँ एक कर दिया गया है। तो टोटल मिलाकर अब 8 बचे हैं। तो उसी के संबंध में आप जो है एक प्रकार से दादर नागर हवेली और दमन दीव विधेयक 2019 के बारे में देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए जो दादर नागर हवेली दमन दीव विधेयक 2019 है वो संसद से मंजूरी मिल गई थी उसको 2019 में अनुच्छेद 240(2) के तहत, और यूनियन टेरिटरी को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। उद्देश्य क्या है इसका, अच्छा विकास हो और बेहतर सेवाएं मिले, इस प्रकार से यहाँ इसका उद्देश्य बनाया गया है। दादर नागर हवेली में जो है केवल 1 जिला हमको देखने को मिलता है, और दमन दीव में हमको 2 जिले देखने को मिलते हैं, और दोनों एक केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद यहाँ देख सकते हैं हम लोकसभा में 2 सीटें होगी यहाँ पे। और इनका जो कोर्ट का जो मामला होगा वो बॉम्बे हाई कोर्ट एक प्रकार से पहले की तरह यहाँ जो है मामले को देखेगा। केंद्र सरकार द्वारा यहाँ जम्मू कश्मीर के विभाजन के बाद हम देख सकते हैं 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे, 28 राज्य हो गए थे, परंतु अब इनके कारण जो है 8 रह गए हैं, ठीक है। तो हम यहाँ देख सकते हैं अलग अलग, लद्दाख की राजधानी लेह, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, पुदुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार और द्वीप जो थे पोर्ट ब्लेयर, एक प्रकार से हम देख सकते हैं इसकी। तो ये पुदुचेरी की, दिल्ली की, चंडीगढ़ की इनकी राजधानी तो वो स्वयं है, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह इनकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर हमको देखने को मिलती है। दादर नागर हवेली, दमन द्वीप इनकी राजधानी हमको दमन देखने को मिलती है। लक्षद्वीप की कावारत्ती देखने को मिलती है, ठीक है। और यहाँ देखिए सिर्फ 3 यूनियन टेरिटरी है जिसमें 3 विधानसभा है, दिल्ली, पौंडीचेरी, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर। तो ये आप देख सकते हैं, हम सारी लोकेशन भी अभी देख लेंगे। कुछ राज्य निर्माण के लिए अन्य मांगे हम देख सकते हैं वर्तमान में, तो इनके बारे में हम देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे कि सबसे पहले अगर बात करें, यहाँ देखिए मैप में हम देख लेंगे, पहले हम यहाँ पढ़ लेते हैं, ठीक। तो यहाँ देखिए जैसे बात करें हम गोरखालैंड की, ठीक है, तो अलग अलग प्रकार से अलग अलग आधारों पर, जैसे कि जातीयता के आधार पर, विकास के आधार पर, विकास के अभाव के आधार पर, प्रशासनिक असुविधा के आधार पर, सभी अलग अलग पृथक राज्यों के निर्माण के लिए अनेक मांगे यहाँ पर लंबित है कुछ समय से, जो कि प्रमुख रूप से हम देखें गोरखालैंड। तो गोरखालैंड हमको कहाँ देखने को मिलता है, वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है। कोच, राजबोंगसी, बोडोलैंड ये सभी हमको देखने को मिलता है। जैसे कि असम की बात करें तो ये असम में देखने को मिलता है। विदर्भ की अगर बात करें तो ये कहाँ देखने को मिलता है, महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। सौराष्ट्र ये गुजरात में देखने को मिलता है। इसके अलावा हरित प्रदेश, अवध प्रदेश, पूर्वांचल और बुंदेलखंड, तो ये सभी हम अलग अलग प्रकार से देखेंगे। जो उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश के कुछ भाग, ये सभी मिलाकर एक प्रकार से एक जो है अलग राज्य की मांग की जा रही है।
तो हम देखें विभिन्न आधारों पर यहाँ जो है पृथक राज्य की मांग उठने लगी, मतलब अलग अलग मांग जो है उनसे स्पष्ट होता है कि एकमात्र भाषा ही वह तत्व नहीं है जो लोगों को एक साथ बांध कर रखे, क्योंकि हमने अभी भाषाई आधार पर अलग अलग राज्यों की मांग को जो है काफ़ी यहाँ देखा है और अलग अलग भाषाई राज्यों के गठन को भी देखा है। तो उनके कारण हमको देखने से स्पष्ट नहीं होता है कि भाषाई आधार पर ही एक प्रकार से परिपूर्ण है, जबकि अलग अलग क्षेत्र भी हम अलग अलग जो है प्रकार भी देख सकते हैं, मतलब और अन्य कारक भी है जो कि अलग राज्यों की मांग की जाती है, जिसके कारण जैसे जातीयता, क्षेत्रवाद, विकास का अभाव, असंतुलित विकास हम बोल सकते हैं, प्रशासनिक असुविधा, इन सभी के कारण हम देख सकते हैं जैसे कि लंबे समय से जो है एक प्रकार से कुछ लोग उदासीनता, पिछड़ेपन, इन सभी के कारण जो है अलग राज्य की मांग उनके द्वारा की जा रही है। तो हम यहाँ अगर देखें, देखिए हमको मैप में अगर देखें तो हमको देखिए सौराष्ट्र देखने को मिल रहा है, ठीक है। और हमको देखिए यहाँ हरित प्रदेश की अगर बात करें तो देखिए यहाँ जो है हरित प्रदेश देखने को मिलता है। उसके अलावा बुंदेलखंड की अगर बात करें तो ये देखने को मिलता है। फिर पूर्वांचल की बात कर सकते हैं, अगर देखें मिथिलांचल ये देखने को मिल रहा है। फिर हमको देखिए गोरखालैंड, ठीक, गोरखालैंड के बाद हमको जो है बोडोलैंड देखने को मिल रहा है, ठीक है। गोरखालैंड ये देखने को मिल रहा है, गोरखालैंड, बोडोलैंड, ये सब असम में देखने को मिल रहा है। फिर उसके बाद हमको देखिए एंगलोंग, ये सभी यहाँ पूर्वोत्तर क्षेत्र में। फिर उसके बाद देखिए विदर्भ हमको जो है यहाँ देखने को मिल रहा है, ये देखिए, ये देख सकते हैं आप विदर्भ है। इसके अलावा आप तेलंगाना तो हो गया है, ठीक है, तेलंगाना का गठन हो गया है, तो ये हम देख सकते हैं गठन हो गया 2014 में। फिर अगर देखें राज्य सीमा, ये देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम देखें कुर्ग देख सकते हैं, जो कि ये देख रहा है केरल के अंतर्गत, सौराष्ट्र ये गुजरात के अंतर्गत। तो ये मैप में आप एक इंडिकेशन लगा सकते हैं। अब देखने वाले हम मध्य प्रदेश का गठन। तो मध्य प्रदेश के गठन के अंतर्गत हम देखेंगे, जैसे कि सबसे शुरुआती तौर पर अगर देखें तो मध्य प्रदेश जो था कुछ अलग प्रकार से यहाँ नज़र आता था उसका नक्शा। और अभी वर्तमान में हमको ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत टोटल मिलाकर 52 ज़िले हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है, 52 ज़िले और 10 संभाग हमको देखने को यहाँ पे मिलते हैं। तो ये स्थिति तक कैसे कैसे पहुँचा मध्य प्रदेश, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे जानने वाले हैं मध्य प्रदेश के अंतर्गत। तो यहाँ देखिए मध्य प्रदेश के गठन के अंतर्गत हम सबसे पहले देख सकते हैं, जैसे भारत का नक्शा अगर देखूँ मैं, देखिए भारत का नक्शा मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है, मोटा मोटा, आप ज़्यादा लोड नहीं लेना, ठीक है। ये भारत का नक्शा बन गया और आपको मध्य प्रदेश यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक। तो मध्य प्रदेश आपको कुछ इस प्रकार देखने को मिलता था, मतलब छत्तीसगढ़ जो वर्तमान में है वो भी इसमें शामिल हुआ करता था। तो एक प्रकार से हृदय प्रदेश हम इसको बोल सकते हैं मध्य प्रदेश को। और एक भू आविष्टित यानी कि लैंड लॉक्ड स्टेट है। लैंड लॉक का मतलब होता है किसी भी तरफ से अन्य देश की सीमा, या फिर हम बोल सकते हैं अन्य जो जल राशि है, यानी कि बंगाल की खाड़ी, अरब या फिर और कोई जल राशि से संपर्क में नहीं है, इस कारण इसको क्या बोला जाता है, लैंड लॉक्ड स्टेट या भू आविष्टित राज्य इसको बोला जाता है। तो एक भू आविष्टित राज्य के रूप में ये शामिल है। और मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप जो था, मतलब वर्तमान स्वरूप जो है आज हमें जो दिखाई देता है वह एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम है। यानी कि ब्रिटिश काल में जो था मध्य प्रदेश का स्वरूप पूर्णतः पृथक था, और स्वतंत्रता पूर्व जो मध्य प्रदेश है वर्तमान स्वरूप में न होकर अलग अलग प्रांत या रियासत में विभक्त था। तो इन रियासतों की अगर बात करें तो हम देख सकते हैं, देखिए हमको ये कंप्लीट मैप यहाँ देखने को मिल रहा है, जिसके अंतर्गत हम देखें प्रमुख रूप से सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, ये अलग अलग प्रकार से हमको देखने को मिलता है। तो सबसे प्रमुख रियासत हम सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार देख सकते हैं। इसकी राजधानी क्या थी, इसकी राजधानी थी उस समय नागपुर, तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। और इसके अतिरिक्त कुछ अन्य रियासतें भी थी, जैसे कि हम देख सकते हैं बघेलखंड हम देख सकते हैं, ठीक है, मध्य भारत देख सकते हैं, विंध्य प्रदेश देख सकते हैं, विदर्भ देख सकते हैं, महाकौशल, ये सभी जो थे अलग अलग हमको देखने को मिलता है, अलग अलग रियासत, ठीक। तो ये आप जो है मैप को ध्यान में रखिए। यहाँ पे मध्य प्रदेश का जो मैप था कब, जब हमारा जो है एक प्रकार से मतलब एक प्रकार से राज्य पुनर्गठन हुआ था उस समय, ठीक है। राज्य पुनर्गठन के पूर्व अलग अलग रियासत में था। अब राज्य पुनर्गठन के पश्चात हम देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें किस प्रकार यहाँ शामिल कर ली जाती है। तो स्वतंत्रता के पश्चात आधुनिक मध्य भारत के निर्माण के क्रम में इसके स्वरूप में कई परिवर्तन हमको देखने को मिलते हैं, जैसे कि संपूर्ण जो सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार छत्तीसगढ़ रियासतों को मिलाकर एक प्रकार से कुल हमको यहाँ देखिए अलग अलग प्रकार से देखने को मिलता है। जैसे कि ये देखिए जो पार्ट ए बनाया गया था, पार्ट ए की अगर बात करें यहाँ पे हम, तो पार्ट ए जो बनाया गया था, तो यहाँ पे हमको
जो सेंट्रल प्रोविंस है, जो हमने देखे थे सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, बघेलखंड, छत्तीसगढ़, उन सभी रियासतों को मिलाकर क्या बनाया गया था, पार्ट ए बनाया गया था। इसके अलावा इसकी राजधानी क्या रखी गई थी, नागपुर, ठीक है, जो कि अभी महाराष्ट्र की है। और मध्य भारत जो था, मध्य भारत को टोटली मिलाकर यहाँ क्या कर दिया गया, पार्ट बी बना दिया गया, ठीक है। और पार्ट बी बना दिया गया तो इसकी जो है मतलब इसकी जो राजधानी है एक प्रकार से ग्वालियर एवं इंदौर बनाई दी गई, ठीक है, समय के आधार पर, मतलब थोड़े समय के लिए ग्वालियर थी, थोड़े समय के लिए इंदौर थी, तो 2 राजधानी इसकी बनाई गई। इसके अतिरिक्त जो विंध्य प्रांत था उसको क्या कर दिया गया, पार्ट सी बना दिया गया, विंध्य प्रांत को पार्ट सी बना दिया गया और इसकी राजधानी क्या रखी गई, रीवा रखी गई, ठीक है। इसके अलावा भोपाल को एक प्रकार से स्वतंत्र जो है, देखिए भोपाल जो है स्वतंत्र प्रांत बनाकर किस में शामिल कर लिया गया, पार्ट एक प्रकार से जो है पार्ट सी स्टेट के अंतर्गत रखा गया, इसके अंतर्गत रखा गया, यानी कि देखिए बी के अंतर्गत नहीं, सी के अंतर्गत इसको रखा गया। और यह विभाजन जो है एक प्रकार से भौगोलिक आधार पर किया गया था। तो ये हमने देखे एक प्रकार से जो स्टेट मतलब हमारा जो भारत है एक प्रकार से पुनर्गठन के समय इस प्रकार से इतना इसमें रखा गया। अब स्वतंत्रता जो था उसके उपरांत हमने ये नक्शा देखे हैं। अब बाद में क्या होता है, हम ये कहानी पूरी जान लेते हैं जो कि वर्तमान तक है, तो आपके दिमाग में पूरी पिक्चर क्रिएट हो जाएगी। तो राज्य पुनर्गठन आयोग जो है 1953 में यहाँ पे फजल अली की अध्यक्षता में हमने देखे थे, उसका गठन किया जाता है, जिसके दो सदस्य और रहते के एम पणिक्कर और हैदरनाथ कुंजरू। तो इन्होंने जो है एक प्रकार से 1 नवंबर 1956 को भाषाई आधार पर मध्य प्रदेश के गठन की जो है अनुशंसा की, और आयोग की अनुशंसा पर मध्य प्रदेश के गठन के लिए काफ़ी परिवर्तन हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ देख सकते हैं जैसे कि जो पार्ट ए था, पार्ट ए की अगर बात करें तो पार्ट ए स्टेट मतलब जो है पार्ट ए स्टेट के अंतर्गत जो है 8 जिले जो थे किसको दे दिए गए, बॉम्बे को, और शेष भाग को मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया गया। मतलब जो पार्ट ए था उसको कहाँ दे दिए गए, मतलब कुछ ज़िले उसके कहाँ दे दिए गए, जैसे यहाँ की बात करें हम तो ये वाले जो है एक प्रकार से यहाँ के कुछ ज़िले, ठीक है, यहाँ के कुछ ज़िले किसको दे दिए गए, महाराष्ट्र को दे दिया, बॉम्बे को दे दिए गए, और बाकी को किस में शामिल कर लिया गया, मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया गया। जैसे कि कुछ 8 जिले हम देख सकते हैं, बुल्ढाना, वर्धा, भंडारा, अमरावती, अकोला, चांदा, अवतमाल, नागपुर, ये सभी किसको दे दिए गए, बॉम्बे को। फिर पार्ट बी की अगर बात करें तो पार्ट बी जो है उसमें कुछ परिवर्तन किया गया और उसको एमपी में शामिल कर लिया गया। जैसे कि कुछ परिवर्तन हम देख सकते हैं, मंदसौर जिले की जो भानपुरा तहसील थी उसका जो है सुनील टप्पा राजस्थान को दे दिया गया, जबकि जो कोटा की जो सिरोंज तहसील थी उसको मध्य प्रदेश में विदिशा में मिलाया गया था। फिर पार्ट सी की अगर बात करें तो पार्ट सी जो थी उसके अंतर्गत जो एक प्रकार से भोपाल रियासत सहित मध्य प्रदेश में मिला लिया गया, ठीक है। पार्ट सी हम देख सकते हैं भोपाल रियासत सहित कंप्लीट जो है मध्य प्रदेश में उसको मिला लिया गया, और जो पार्ट बी था उसमें कुछ परिवर्तन किया गया था, वो हमने देखे अभी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हम देखें, और इस संपूर्ण प्रक्रिया के पश्चात जो है 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन किया जाता है, ये आपको याद होगा। और मध्य प्रदेश का जो गठन है पूर्ण हुआ और उसकी जो राजधानी भोपाल बना दी गई, और कुल 8 संभाग निर्मित किए गए और 43 जिले हमको यहाँ देखने को मिलते हैं। किसके पश्चात, राज्य पुनर्गठन जो है उसके पश्चात। साथ में हम देखें तो हमको यहाँ पे मध्य प्रदेश के जो प्रथम राज्यपाल देखने को मिलते हैं पट्टाभी सीतारमैया, और प्रथम चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री देखने को मिलते हैं रविशंकर शुक्ल, ठीक है। तो इस प्रकार हमको ये सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। जो भोपाल था, भोपाल जिसको राजधानी बनाया गया था वो सीहोर जिले की तहसील हुआ करती थी, परंतु बाद में हम उसके गठन को भी यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। तो तुरंत बाद जो है कुछ समय पश्चात यानी कि 26 जनवरी 1972 को क्या होता है, 2 जिले बनाए जाते हैं। 2 जिले कौन कौन से, एक तो भोपाल बनाया जाता है और एक राजनांदगांव बनाया जाता है। तो टोटल मिलाकर अब कितने ज़िले हो गए, 45 ज़िले हो गए। इसके अलावा 1982 में एक कमेटी गठित की जाती है BR दुबे की अध्यक्षता में, उनने 10 जिले गठित करने की अनुशंसा की, परंतु 1998 में एक सिंहदेव कमेटी गठित की जाती है, उसने इसको नकार दिया, और उसके साथ में उन्होंने 10 जिले तो बनाए जाएंगे, साथ में उन्होंने 6 जिले की भी अनुशंसा की। तो टोटल मिलाकर 16 जिले यहाँ गठित किए गए। तो कितने हो गए, 61 हो गए यहाँ पर। फाइनली क्या होता है, 1 नवंबर 2000 को जो छत्तीसगढ़ है उसका गठन किया जाता है, यानी कि विभाजन करके छत्तीसगढ़ जो है 26वें राज्य के रूप में यहाँ गठन किया जाता है, और 16 जिले कहाँ दे दिए जाते हैं, छत्तीसगढ़ को, और शेष जो है कहाँ बच जाते हैं, शेष बच जाते हैं 45 मध्य प्रदेश में। और 15 अगस्त 2003 को 3 जिले और बनाए जाते हैं मध्य प्रदेश में, अशोकनगर, बुरहानपुर, अनूपपुर। अब किससे बनाए जाते हैं वो हमें नीचे देखने वाले हैं,
ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 17 मई, इसके पश्चात 17 मई 2008 को अलीराजपुर, 24 मई 2008 को सिंगरौली, और फाइनली 2013 में आगर मालवा और 2018 में निवाड़ी। तो टोटल मिलाकर 52 जिले और 10 संभाग हमको देखने को मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं ये वाला जो था ये मैप था, तो ये मैप देखिए हम यहाँ देख सकते हैं, तो ये छत्तीसगढ़ के साथ में था, ये छत्तीसगढ़ आप देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ को विभाजन कर लिया जाता है पूरा, पर अब जो है फाइनली हमारा मध्य प्रदेश का मैप इस प्रकार दिखता है। तो हम अभी इसमें देखने वाले हैं। देखिए ये फाइनली आपका मैप देखने को मिल रहा है मध्य प्रदेश का। तो आपको टोटल यहाँ पे जो है 52 जिले देखने को मिलेंगे और 10 संभाग देखने को मिलेंगे। तो और जो मध्य प्रदेश है उसकी सीमा 5 राज्यों से टच करती है, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। सबसे ज़्यादा जो ज़िले हैं वो उत्तर प्रदेश से टच करते हैं, ठीक है। परंतु अगर क्षेत्रफल की बात करें, लंबाई, सीमा की बात करें तो राजस्थान से ज़्यादा टच करते हैं, ठीक। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं, जैसे निवाड़ी है, देखिए टीकमगढ़ से अलग करके बनाया गया है, आगर मालवा किससे अलग करके बनाया गया है, शाजापुर से। साथ में हम देख सकते हैं, देखिए ये देखिए सब यहाँ सिंगरौली सीधी से अलग करके बनाया गया है, और इसके अलावा जो अलीराजपुर है वो झाबुआ से अलग करके बनाया गया है। तो ये अलग अलग प्रकार से आप पूरी लोकेशन देख सकते हैं, जैसे खंडवा से अलग करके बुरहानपुर बनाया गया है। तो ये सभी ज़िले की लोकेशन आप देख सकते हैं। वर्तमान जो मध्य प्रदेश है इस स्थिति तक जो है कैसे पहुंचा वो हमने सारी चीज़ यहाँ पे देख ले, कहानी है ना, कहानी के रूप में सारी चीज़ देखें। अब हमारा जो है राज्य पुनर्गठन से संबंधित सारी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके अलावा हम कुछ और चीज़ें जानेंगे, जैसे कि समकालीन घटनाक्रम और कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन जो कि आज़ादी के बाद हमको देखने को मिलते हैं। और इस प्रकार हमारा जो है कंप्लीट हो जाएगा स्वतंत्रता के बाद भारत, जिसके अंतर्गत हमने राज्य पुनर्गठन, भारत का एकीकरण, इसके अंतर्गत साथ में हम कुछ घटनाएं, इंपॉर्टेंट चीज़ें, वो सारी चीज़ हम देख सकते हैं, ठीक है। 2 टॉपिक और पढ़ेंगे हम और हमारा जो है कंप्लीट हो जाएगा स्वतंत्रता के बाद भारत, ठीक। फिर हमारा जो है एक प्रकार से यूनिट 4 मतलब MPPSC मेंस का जो GS पेपर 1 है उसका पार्ट A की यूनिट 4 हम स्टार्ट करने वाले हैं,